अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं PSY 504 कोग्निटिव साइकोलॉजी मिड टर्म प्रिपरेशन। और इस वीडियो में है 40+ MCQs। लास्ट पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, सॉल्व क्वेश्चन। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्रेन इमेजिंग टेक्निक। अगर हमने ब्रेन को स्टडी करना है तो हम कौन सी इमेजिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम एक्सरे यूज़ कर सकते हैं। अगर एक्सरे में हमें कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिलती है तो नेक्स्ट स्टेप में हम CT स्कैन करवा लेंगे। अगर हमें इससे भी ज़्यादा कोई एडवांस फाइंडिंग चाहिए तो हम FMRI करवा लेते हैं। ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकेस पेपर में वो पूछ लेते हैं इन लिस्ट ब्रेन इमेजिंग टेक्निक, तो ये हम सारी इसमें मेंशन कर देंगे कौन कौन सी ब्रेन इमेजिंग टेक्निक हैं। और सम टाइम पेपर में आ जाता है MRI स्टैंड फॉर, FMRI स्टैंड फॉर, तो इसकी भी आपको एब्रीवेशंस याद होनी चाहिए। CT स्टैंड फॉर कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, MRI स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड FMRI स्टैंड फॉर फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, which branch of psychology deals with the processes involved in thinking, acquisition and storage of knowledge। अच्छा, साइकोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो कि डील कर रही है हमारे थिंकिंग प्रोसेसेस के साथ, किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं, हम किस तरह इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो ये सारा काम है हमारा कोग्निटिव साइकोलॉजी का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट अटेंशन। अटेंशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है इट इज़ अ सिंगल माइंडेड सेंस। सिंगल माइंडेड सेंस का मतलब है वन थिंग एट वन टाइम, मीन्स हम एक टाइम में किसी एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, किसी एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। एट अ टाइम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम 4, 5, 6 डिफरेंट टास्क पे फोकस कर सकें। तो अटेंशन जो है ये हमारी एक सिंगल माइंडेड सेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग अकर्स व्हेन वी आर डेलिब्रेटली ट्राइंग टू लर्न। जब हम खुद से कॉन्शियसली कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हों, डेलिब्रेटली हमारी इंटेंशन हो कि हमने इस चीज़ को लर्न करना है। जिस तरह लेक्चर दिया जा रहा है और हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि अच्छा हमें क्या बताया जा रहा है, हम ये चीज़ किस तरह से होती है, किसी फिनोमेना को हम समझने की कोशिश कर रहे होते हैं ड्यूरिंग लेक्चर, तो ये हमारा आता है इंटेंशनल लर्निंग में, कि हम कॉन्शियसली लर्न करना चाह रहे हैं। दिस इज़ द इंटेंशनल लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू कानमैन्स कैपेसिटी मॉडल अटेंशन इज़ फिलिंग द ब्लैंक रिसोर्स। अच्छा, हम कानमैन्स कैपेसिटी मॉडल को डिटेल में देख लेते हैं, इनका मॉडल क्या कहता है और इस मॉडल के कौन कौन से एलिमेंट हैं। कानमैन्स कैपेसिटी मॉडल ये कहता है अटेंशन इज़ नॉट एन अनलिमिटेड रिसोर्स। ऐसा नहीं है कि अटेंशन एक अनलिमिटेड रिसोर्स है, बल्कि अटेंशन की एक लिमिट होती है। हम ज़्यादा टाइम के लिए किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, बल्कि कुछ लिमिटेशन है इसके अंदर। लेकिन अटेंशन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मीनिंग है कि हम अपनी अटेंशन को किसी एक पॉइंट से, किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। Like we can change our attention from one thing to the other thing. Daniel Kahneman has been the pioneer of cognitive psychology. इनको हम pioneer of cognitive psychology भी कहते हैं। अगर MCQ आ जाता है which of the following is regarded as pioneer of cognitive psychology, तो ये भी आपने याद रखना है। Element of this model include, ऐसे 3 तरह के इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं, एंड्योरिंग डिस्पोजिशन, मॉनिटरी इंटेंशन एंड अरोजल। अब इन तीनों को हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए एंड्योरिंग डिस्पोजिशन क्या है, मॉनिटरी इंटेंशन क्या है और अरोजल क्या है। एंड्योरिंग डिस्पोजिशन रेफर टू एन ऑटोमेटिक इन्फ्लुएंस वेयर पीपल डायरेक्ट देयर अटेंशन। अच्छा, एक ऐसी चीज़ जिसमें लोग ऑटोमेटिकली अपनी अटेंशन को किसी दूसरी चीज़ में डाइवर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, उसको हम एंड्योरिंग डिस्पोजिशन कहते हैं। लेट्स सपोज यू आर इन अ फंक्शन and you are in conversation with your friend and suddenly you hear your name by some aunties at your back। तो जैसे ही आप अपना नाम सुनेंगे तो आपकी अटेंशन क्या होगी, विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड आंटीज़ कन्वर्सेशन। अब आपका ध्यान अपने फ्रेंड की तरफ नहीं रहेगा के साथ आप कन्वर्सेशन कर रहे थे, बल्कि आपका माइंड चला गया है आंटीज़ की कन्वर्सेशन की तरफ कि उन्होंने अपनी कन्वर्सेशन में आपका नाम लिया है, वो क्या चीज़ आपके बारे में डिस्कस कर रही हैं। तो ये जो अटेंशन ट्रांसफॉर्म हुई है फ्राम वन थिंग टू द अदर थिंग, ये हमारे पास आती है एंड्योरिंग डिस्पोजिशन में। सेकेंड हमारे पास है मॉनिटरी इंटेंशन। मॉनिटरी इंटेंशन रेफर टू अ कॉन्शियस डिसीजन टू एलोकेट अटेंशन टू सर्टन टास्क और एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट।
मॉनिटरी इंटेंशन में क्या होता है कि हम खुद से कॉन्शियसली किसी एक टास्क को अटेंशन देना स्टार्ट कर देते हैं, खुद से कॉन्शियसली किसी एक चीज़ पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर क्लास में लेक्चर चल रहा है और हम कॉन्शियसली लर्न करना चाह रहे हैं कि हमें लेक्चर में क्या चीज़ बताई जा रही है, हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, हम उस पर फोकस करेंगे, कॉन्सनट्रेट करेंगे, तो ये हमारा आएगा मॉनिटरी इंटेंशंस में कि हमने खुद से उसको लर्न करने की कोशिश की है। थर्ड पे हमारे पास आता है अरोजल। अरोजल क्या है? इट रेफर टू अ साइकोलॉजिकल स्टेट दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंटल कैपेसिटी इन द वेरियस टास्क। अब अरोजल में क्या होता है? ये हमारी एक साइकोलॉजिकल एक्साइटमेंट होती है, एक हमारी साइकी में चीज़ डिसाइड होती है कि हमने किस चीज़ पे, किस पॉइंट को हमने ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करना है और किस टास्क को हमने लेस इंपॉर्टेंस देनी है या उस पर हमने कॉन्सनट्रेट नहीं करना है। मीन्स कि ये सब कुछ हमारे साइकोलॉजिकल माइंडसेट होता है कि हम किस चीज़ को ज़्यादा अटेंशन दें और किस चीज़ को हम इग्नोर कर दें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 हमने देख लिया। इसका आंसर हमने नहीं देखा। अकॉर्डिंग टू कैनमैन कैपेसिटी मॉडल, अटेंशन इज़ फिल इन द ब्लैंक रिसोर्स। तो इसका हमारा राइट आंसर लिमिटेड है। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली अटेंशन एक लिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड रिसोर्स भी नहीं है, मिक्स्ड भी नहीं है और डेवलपमेंटल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आइकॉनिक मेमोरी इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आइकॉनिक मेमोरी हमारी आइज से रिलेटेड है ना। आइकॉनिक मेमोरी हमारी विजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय B.F. स्किनर इन 1957। तो B.F. स्किनर ने बुक लिखी थी वर्बल बिहेवियर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु डिस्कवर्ड ऑन ऑफ एंड ऑफ ऑन सेल। अच्छा, ये सेल डिस्कवर किए हैं कफलर ने, बट कफलर के एक्सपेरिमेंट को हम देख लेते हैं कि इनका क्या एक्सपेरिमेंट था। कफलर इन 1953 स्टडीड गैंग्लियन सेल। कफलर ने स्टडी किया था गैंग्लियन सेल को, और इनका गैंग्लियन सेल को स्टडी करने का पर्पज़ क्या था कि वो ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकें किस तरह से हमारी सेंसेशन ट्रांसफॉर्म होती है इनटू परसेप्शन, कि जो चीज़ें हमारी सेंसेस में आती हैं वो परसेप्शन में कैसे बदल जाती हैं, हम परसीव उनको किस तरह से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक पेन स्टिमुलाई दी गई है, सेंसेस में तो आ गई, हमें उसकी सेंस है कि पेन स्टिमुलाई हमें मिली है, जिस तरह हमारी डिफरेंट बाकी सेंसेस हैं, विजन है, हीयरिंग है, स्मेल है, सेंसेस में तो आ गई है, बट हम उसको परसीव किस तरह से करते हैं, हम किस तरह उसको फील करते हैं, इस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। अच्छा, अब इन्होंने दो तरह के हमें सेल के बारे में बताया है, ऑन ऑफ सेल एंड ऑफ ऑन सेल। अब इस पर काफ़ी MCQ वो रोटेट करके दे देते हैं ऑन ऑफ सेल एंड ऑफ ऑन सेल पे, तो इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ऑन ऑफ सेल के बारे में कहा गया है, इफ़ लाइट फॉल ऑन द सेंटर ऑफ रेटिना ऑन ऑफ सेल आर एक्टिवेटेड। अगर लाइट सेंटर में फॉल होगी, सेंटर ऑफ द रेटिना में, तो हमारे ऑन ऑफ सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, और अगर लाइट फॉल होगी ऑन द पेरिफ्रीज तो इस केस में हमारे ऑफ ऑन सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, अटेंशन टास्क रिक्वायर फिल इन द ब्लैंक एफर्ट। अटेंशन टास्क के लिए हमें मेंटल एफर्ट की ज़रूरत होती है। किसी चीज़ पे अगर हमने कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है, तो मेंटल एफर्ट इसमें यूज़ होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, एट विच पॉइंट विजुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 2 आई इज़ कम्बाइंड। तो ऑप्टिकल चाइज़मा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे विजुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोथ आई कंबाइन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज स्टडीड बाय कफलर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ सेंसेशन ट्रांसफॉर्म इनटू परसेप्शन। अच्छा, इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। कफलर ने गैंग्लियन सेल को स्टडी किया था ये देखने के लिए कि सेंसेशन किस तरह से परसेप्शन में चेंज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ रिगार्डेड एज पायनियर ऑफ साइकोफिज़िक्स। तो इसका राइट आंसर हमारा गस्टव फिशनर है। फिशनर को हम पायनियर ऑफ साइकोफिज़िक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, द डायकोटिक लिसनिंग एक्सपेरिमेंट वर्क कंडक्टेड बाय। डायकोटिक लिसनिंग पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हैं चेरी एंड मोरे ने। बाकी जो हमारे पास 3 नाम दिए गए हैं, इन तीनों का भी हम एक एक काम देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में किसी भी एक के बारे में पूछ सकते हैं। कफलर ने क्या काम किया है, ब्रॉडबेंट्स ने क्या काम किया है, नॉर्मन ने क्या काम किया है, तो ये हमें इन सब के काम याद होने चाहिए। चेरी एंड मोरे को हमने देख लिया, इन्होंने डायकोटिक लिसनिंग पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हैं। कफलर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन्होंने गैंग्लियन सेल को स्टडी किया है, ऑन ऑफ सेल, ऑफ ऑन सेल डिस्कवर किए हैं। और ब्रॉडबेंट्स एंड ट्राइसमैन ने अर्ली सिलेक्शन मॉडल ऑफ अटेंशन पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, और नॉर्मन ने लेट सिलेक्शन मॉडल ऑफ अटेंशन पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। अच्छा, ब्रॉडबेंट, ट्राइसमैन एंड नॉर्मन, इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट तो
सिलेक्शन मॉडल ऑफ अटेंशन पे ही किए हैं, बट डिफरेंस ये है ब्रॉडबैंड और ट्राइसमैन ने अर्ली सिलेक्शन मॉडल ऑफ अटेंशन पे एक्सपेरिमेंट किए हैं और नॉर्मन ने लेट सिलेक्शन मॉडल ऑफ अटेंशन पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। नेक्स्ट किसी स्लाइड में हमारा डिटेल में याद जाएगा तो हम डिटेल देख लेंगे सिलेक्शन मॉडल क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ब्रॉडबैंड मॉडल इज़। ब्रॉडबैंड के मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? अच्छा, हमने देखा कि ब्रॉडबैंड ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हैं अर्ली सिलेक्शन मॉडल पे। तो पहले हम देख लेते हैं अर्ली सिलेक्शन मॉडल ऑफ अटेंशन है क्या चीज़। अर्ली सिलेक्शन मॉडल ऑफ अटेंशन आर्ग्यूज दैट लोकस ऑफ सिलेक्शन इज़ एट अर्ली स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग, कि जो हमारी लोकस ऑफ सिलेक्शन है किसी भी इंफॉर्मेशन की, उसकी सिलेक्शन अर्ली प्रोसेसिंग में ही हो जाती है। अर्ली प्रोसेसिंग मीन कि सेंसरी स्टेज पे ही, सेंसरी प्रोसेसिंग में ही इसकी सिलेक्शन हो जाती है। एंड दैट अनअटेंडेड स्टिमुलाई आर नॉट फुली प्रोसेस्ड, और ऐसी स्टिमुलाई जो अटेंड नहीं होती उसको फर्दर आगे हायर लेवल पे प्रोसेस ही नहीं किया जाता। अब ब्रॉडबैंड का एक्सपेरिमेंट और ट्राइसमैन का एक्सपेरिमेंट, दोनों का एक्सपेरिमेंट अर्ली सिलेक्शन मॉडल ऑफ अटेंशन पे है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ब्रॉडबैंड का अर्ली सिलेक्शन मॉडल है उसने फ़िल्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। फ़िल्टर का क्या मतलब है कि सम थिंग्स आर पास्ड एंड सम आर स्टॉप्ड, कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो होगी उसको गुजरने दिया जाएगा, फ़िल्टर का काम करेगी, और कुछ इन्फॉर्मेशन को वहीं पे रोक दिया जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन गुजर जाएगी वो उसकी आगे फर्दर प्रोसेसिंग हो जाएगी, और जो इन्फॉर्मेशन नहीं पास हो सकेगी वो फर्दर आगे प्रोसेसिंग में नहीं जा सकेगी। जबकि जो ट्राइसमैन का सिलेक्शन मॉडल था, ट्राइसमैन अर्ली सिलेक्शन मॉडल, इसने हमें एटेन्यूएटर का कॉन्सेप्ट दिया। एटेन्यूएटर क्या करेगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन को वीक कर देगा, जो इन्फॉर्मेशन वीक हो जाएगी वो आगे फर्दर प्रोसेसिंग में नहीं जा सकेगी, और कुछ इन्फॉर्मेशन को वो स्ट्रेंथन कर देगा, और जो इन्फॉर्मेशन स्ट्रेंथन हो जाएगी वो आगे फर्दर प्रोसेसिंग में चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, देर आर फिल इन द ब्लैंक्स बेसिक सेंसेज इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर हमें पता है 5 बेसिक सेंसेज हैं, जिसमें हमारी विजन है, हीयरिंग है, टच, स्मेल, टेस्ट। अगर आ जाता है इन लिस्ट बेसिक सेंसेज इन ह्यूमन तो ये हमने लिखते नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट वेयर एन ऑब्जेक्ट एंड एंड अदर स्टार्ट। अच्छा, एज डिटेक्टर हमें ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं कि कहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एंड हो रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, कैनमेंस, बेन एशाई एंड लोटान स्टडीड। अच्छा, कैनमेंस, बेन एशाई और लोटान ने 1973 में बस ड्राइवर्स को स्टडी किया था, और इनका कंक्लूजन ये था, रिज़ल्ट ये थे इनकी फाइंडिंग्स के, दोज ड्राइवर परफॉर्म्ड बेस्ट इन सेलेक्टिव लिसनिंग टास्क, दे आर सेफ ड्राइवर एंड हैड लो रेट ऑफ एक्सीडेंट। अब फाइंडिंग्स ये थी कि ऐसे ड्राइवर जो सिलेक्टिव लिसनिंग टास्क में अच्छा परफॉर्म करते हैं। सिलेक्टिव लिसनिंग टास्क का मतलब ये है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उनको इम्पॉर्टेंट लगती है उस पर वो फोकस करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होती उसको वो इग्नोर कर देते हैं। लाइक वो सिलेक्टिवली लिसन कर रहे हैं, सब सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही टाइम में नहीं सुन रहे हैं, वो सेफ़ ड्राइवर होंगे। अब इसकी एग्जांपल कैसे ले लेते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, और इस ड्राइविंग में उनकी फ़ोन रिंग करता है, तो अब उनका जो अटेंशन होगी वो फ़ोन की तरफ नहीं होगी, क्योंकि वो उनकी जो अटेंशन है एट दैट टाइम वो उनकी सिग्नल्स की तरफ है, या उन्होंने टर्न लेना है उसकी तरफ उनकी अटेंशन है। तो इसका मतलब ये है कि जो सिलेक्टिव लिसनर होंगे वो ज़्यादा अच्छे ड्राइवर होंगे, उनकी सेफ़ ड्राइविंग होगी, और जो सिलेक्टिव लिसनर नहीं होंगे, जो बाद में साथ में बातों से भी डाइवर्ट हो जाते हैं, साथ में किसी ने कोई स्टोरी सुनाना शुरू किया, उनका माइंड स्टोरी की तरफ डाइवर्ट हो गया, स्टोरी भी साथ साथ सुन रहे हैं, तो वो सेफ ड्राइवर नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक रेफर्स टू एन ऑटोमेटिक इन्फ्लुएंस वेयर पीपल डायरेक्ट देयर अटेंशन। अच्छा, ये हम देख लेते हैं। अच्छा, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया है, एंड्यूरिंग डिस्पोजिशन, कि जिसमें हम अपनी अटेंशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसको हम एंड ड्यूरिंग डिस्पोजिशन कहते हैं। इसमें हमने एग्जांपल भी देख ली थी, फंक्शन वाली एग्जांपल हमने देखी थी ना, कि अगर हम अपने फ्रेंड के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और कोई आंटी हमारा नाम लेती हैं तो हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है टुवर्ड आंटीज़ कन्वर्सेशन। तो दिस इज़ एंड ड्यूरिंग डिस्पोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, वी आर लिविंग इन द पास्ट एज वी रिसीव विजुअल इन्फॉर्मेशन दैट इज़। अच्छा, हम पास्ट में रह रहे हैं, पास्ट इज़ नॉट इन द टर्म ऑफ पैसिव, नॉट इन पैसिव टर्म, बल्कि पास्ट में हम इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हमें विजुअल इन्फॉर्मेशन वो वाली मिलती है विच इज़ 1 सेकेंड ओल्ड। इन द सेम वे हमें ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन हमें वो वाली मिलती है जो कि 5 सेकेंड ओल्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, ह्यूमन ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू फिल इन द ब्लैंक लोब्स। तो ह्यूमन ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं 4 लोब्स के अंदर, फ्रंटल लोब,
पेरिटियल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। और इन लोब का फंक्शन भी आपने याद रखना है। जो पेरिटियल लोब है ये हमारा डील कर रहा है हायर लेवल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के साथ, मोटर कंट्रोल का इसका काम है, इमोशंस को डील कर रहा है, लैंग्वेज वगैरह, ये सब हमारे फ्रंटल लोब के फंक्शन हैं। पेरिटियल लोब हमारा डील करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन के साथ, सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग। और जो हमारा ऑक्सीपिटल है, ऑक्सीपिटल हमारा विजुअल इन्फॉर्मेशन के साथ डील करता है, विजुअल परसेप्शन इंक्लूडिंग कलर, फॉर्म एंड मोशन। और जो हमारा टेम्पोरल लोब है ये हमारी हियरिंग फंक्शन के साथ डील करता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। What kind of studies have allowed psychologists to design split brain experiment and have made us aware of the difference between the left and right hemisphere of the brain? अच्छा, जब हम स्टडी करते हैं ब्रेन इंजर्ड ह्यूमन स्टडीज़ को, इंजर्ड ब्रेन को, तो इससे हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो हमारा लेफ़्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो किस चीज़ को डील कर रहा है, जो हमारा राइट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन है वो कौन से फंक्शंस को देख रहा है। क्योंकि जब हम इंजर्ड ब्रेन को स्टडी करेंगे तो उससे हमारी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी ना, हमें पता चल जाएगा कि अगर इसका ब्रेन लेफ़्ट हेमिस्फेयर इसका इंजर्ड है तो इसका मतलब है कि इसके जो राइट साइड ऑफ द बॉडी है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। और अगर पेशेंट का लेफ़्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन डैमेज है तो राइट साइड उसकी ठीक से काम नहीं कर रही होगी। तो हम इस चीज़ को देख लेंगे प्रैक्टिकली कि कौन सा पार्ट अगर डैमेज है तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। वॉइस इज़ यूजुअली, वॉइस को हम कहते हैं ह्यूमन साउंड को। नेक्स्ट है VOT इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ, VOT एब्रीवेशन है हमारी वॉइस ऑनसेट टाइम की। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं डिफाइन VOT, तो इसको हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। वॉइस इज़ ह्यूमन साउंड, ये हमने पहले भी देख लिया, वॉइस हम ह्यूमन साउंड के लिए यूज़ करते हैं। एंड ऑनसेट मीन बिगनिंग, द ब्रीफ इंस्टेंट दैट elapses between the initial movement of the speech organ as one begun to articulate a voice speech sound and the vibration of the vocal cord is termed as the VOT। ठीक है, कि जैसे ही हमारे ऑर्गन्स वाइब्रेट करेंगे और जब हम एक्चुअल में कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो इसके दरमियान में जो टाइम पीरियड elapse करता है उसे हम वॉइस ऑनसेट टाइम कहते हैं। नेटिव स्पीकर ऑफ अ लैंग्वेज ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक वर्ड टुगेदर इन देयर स्पीचेस। जो नेटिव स्पीकर होते हैं जब वो हमारी लैंग्वेज बोलेंगे तो वो वर्ड्स को यूजुअली मिक्स कर देते हैं। अब हमारे हैंड आउट में क्या एग्जांपल दी गई है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल हम उर्दू बोलते हैं तो हम कहते हैं क्या हाल है। ठीक है, हम 3 वर्ड्स को अलग अलग बोलेंगे, क्या हाल है। लेकिन अगर कोई नेटिव स्पीकर आएगा, कोई इंग्लिश स्पीकर आएगा तो वो क्या बोलेगा, क्या ले। क्या ले मीन्स कि वो ना तीनों वर्ड्स को उसने एक साथ बोल दिया, मिक्स कर दिया। अब उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्या अलग से है, उसके बाद अ लिटिल बिट पाज है, देन हाल मैंने बोलना है। तो वो क्या कर देते हैं नेटिव स्पीकर, कंप्लीट जो वर्ड होती है, जो कंप्लीट फ्रेज होता है उसको आपस में मिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। विच एनिमल वाज यूज्ड बाय ह्यूबल एंड वाइजल इन देयर एक्सपेरिमेंट ऑन विजुअल कॉर्टेक्स। ह्यूबल एंड वाइजल ने विजुअल कॉर्टेक्स पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हैं और इन्होंने कैट को यूज़ किया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रिसीव इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम आर ऑडिटरी आर्गन। तो ये इसको भी हमने पहले देख लिया कि जो हमारा टेम्पोरल लोब होता है वो हमारी हीयरिंग फंक्शन के साथ डील कर रहा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। विच फील्ड व्यू कंप्यूटर लाइक ह्यूमन्स सो कैन सॉल्व प्रॉब्लम एंड लर्न न्यू थिंग्स। ये भी हम सबको पता है कि जो AI है that is artificial intelligence. In fact we are now living in the era of artificial intelligence. Artificial intelligence वाले ये देखते हैं कि कंप्यूटर्स जो हैं they are just like humans. अब why they are just like human, क्योंकि वो डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और वो न्यू चीज़ों को भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। हु डिवाइस द टर्म आइकॉनिक मेमोरी फॉर शॉर्ट टर्म विजुअल मेमोरी। तो अल्रिक नीसर ने हमें शॉर्ट टर्म विजुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया था आइकॉनिक मेमोरी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। इक्विक मेमोरी इज़ रिलेटेड टू। पहले हमारा एक MCQ आया था आइकॉनिक मेमोरी इज़ रिलेटेड। आई मीन्स वो विजन से रिलेटेड है और इक्विक मेमोरी जो है ये हमारी इको से, साउंड से, ह्यूरिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इन कफलर एक्सपेरिमेंट इफ़ लाइट फॉल ऑन द सेंटर ऑफ रेटिना फिल इन द ब्लैंक सेल्स आर एक्टिवेटेड। कफलर के एक्सपेरिमेंट में उसने ये देखा था कि अगर लाइट सेंटर पे फॉल होगी, सेंटर ऑफ रेटिना, तो हमारे ऑन ऑफ सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और अगर लाइट पेरिफ्रीज में फॉल होगी तो हमारे ऑफ ऑन सेल एक्टिवेट हो जाएंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन यूज्ड एज मेटाफॉर टू एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ अटेंशन एक्सेप्ट। अच्छा, अटेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट मेटाफॉर्स यूज़ किए गए हैं। अटेंशन एज बॉटल नेक एक्सप्लेन किया गया है, अटेंशन एज स्पॉटलाइट के तौर पे का कॉन्सेप्ट दे के अटेंशन को एक्सप्लेन किया गया है, नैरो लेन के ज़रिए से भी अटेंशन को एक्सप्लेन किया गया है, बट कंप्यूटर को लेके अटेंशन को एक्सप्लेन नहीं किया गया। कंप्यूटर को एज अ मेटाफॉर नहीं यूज़ किया गया अटेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाफॉर एक्सप्लेन द अटेंशन एज अ नैरो लेन हैविंग नॉट इनफ स्पेस टू फ्लो। अच्छा, जो बॉटल नेक का कॉन्सेप्ट है, बॉटल नेक मेटाफोर है, जिस तरह बॉटल में से जब हमने कुछ चीज़ डालनी है तो उसका जो नेक होता है वो बहुत नैरो होता है, बहुत लिमिटेड सी चीज़ नीचे आ सकती है। तो अटेंशन इज़ सेम लाइक दैट कि अटेंशन भी एक नैरो लेन है, उसमें फ़्लो करने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है। और अटेंशन एज अ स्पॉटलाइट का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमारी विजुअल सराउंडिंग में आती हैं हम उन पे ज़्यादा अटेंशन देते हैं या हम उन पे फोकस करते हैं, और ऐसी चीज़ें जो हमारी विजुअल सराउंडिंग से बाहर होंगी हम उनको अटेंशन नहीं दे सकेंगे। और अटेंशन एज अ फ़िल्टर का मतलब ये है कि कुछ इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर कर दिया जाता है। फ़िल्टर मीन कि कुछ को आगे जाने के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन आगे फ़र्दर प्रोसेस होगी, और कुछ इन्फॉर्मेशन को आगे फ़र्दर प्रोसेसिंग में जाने से रोक लिया जाता है। तो इसको एज अ फ़िल्टर के तौर पे एक्सप्लेन किया गया है। जबकि अटेंशन को एज अ कंप्यूटर मेटाफोर तो एक्सप्लेन नहीं किया गया। बाकी फ़िल्टर में क्या है, स्पॉटलाइट में क्या है, बॉटल नेक में क्या है, ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है द ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन इन द ईयर कम्स इन द फॉर्म ऑफ। जो हमारी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है वो आती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। क्वेश्चन नंबर 34 है वॉइसिंग इज़ अ फीचर और साउंड ऑफ फोनेम प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ। वॉइस हमारी कैसे प्रोड्यूस होती है, जब हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो इसके रिजल्ट के तौर पे वॉइस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35 आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर हीयरिंग फंक्शन। ओके, हीयरिंग फंक्शन के लिए कौन सा पार्ट हमारा रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हमने देख लिया। हीयरिंग के लिए हमारा टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36 आइडेंटिफाई द मुस्लिम स्कॉलर हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द आई नियरली 1000 ईयर एगो। तो इब्न अल हाशिम, इनका बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, विजन में इन्होंने बहुत रोल प्ले किया है आई के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में, इसके फंक्शन को एक्सप्लेन करने में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37 एपिस्टेमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स ओरिजिन। ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 38 हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रेजेंट अ कोहेरेंट थ्योरी ऑफ नॉलेज हाउ नॉलेज इज़ एक्वायर्ड एंड रिटेन्ड। अच्छा, हमें किसने फ़र्स्ट टाइम ये थ्योरी दी थी कि किस तरह से नॉलेज हम एक्वायर करते हैं और किस तरह से हम उसको स्टोर करते हैं या रिटेन करते हैं। तो प्लेटो का नाम आता है इसमें हमारे पास। प्लेटो की हम थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, इन केस हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है प्लेटो की कंट्रीब्यूशन बताएं, तो हमें इसके कुछ 4-5 लाइंस याद होनी चाहिए। प्लेटो वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रेजेंट अ कोहेरेंट थ्योरी ऑफ हाउ नॉलेज इज़ एक्वायर्ड एंड रिटेन्ड। प्लेटो ने हमें फर्स्ट टाइम बताया कि नॉलेज किस तरह से हम एक्वायर कर रहे हैं, किस तरह हम नॉलेज को हासिल कर रहे हैं, फिर वो नेक्स्ट हमारे ब्रेन के अंदर किस तरह से स्टोर हो रहा है। ही प्रपोज that ideas are created in human mind and then projected out in the world। अब प्लेटो ने हमें ये कहा कि जो आइडियाज़ हैं वो ह्यूमन माइंड में बनते हैं, हमारे जहन में बनते हैं, और फिर हम उनको आउटसाइड वर्ल्ड में प्रोजेक्ट कर देते हैं। ही प्रपोज्ड आउटसाइड वर्ल्ड इज़ एन इल्यूजन एंड ट्रू रियलिटी लाइज इनसाइड ऑफ अस। मीन्स ये कि इंट्रोस्पेक्शन का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जो ट्रू रियलिटी है वो तो हमारे अंदर है, जबकि जो आउटसाइड वर्ल्ड हम देख रहे हैं दिस इज़ जस्ट एन इल्यूजन। एंड ही प्रपोज परसेप्शन is an internal process and we can learn everything by looking inward। अब इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि जितनी भी चीज़ें हम लर्न करते हैं, परसेप्शन एक हमारा इंटरनल प्रोसेस है और हम सब कुछ लर्न करते हैं बाय लुकिंग इनवर्ड। हमें बाहर से देखने से कुछ भी लर्न हम नहीं कर रहे, क्योंकि जो आउटसाइड वर्ल्ड है दिस इज़ जस्ट एन इल्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39 गेस्टॉल्ट इज़ अ वर्ड ऑफ फिलिंग द ब्लैंक लैंग्वेज। गेस्टॉल्ट हमारे पास जर्मन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है शेप और फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40 MRI स्टैंड फॉर। ये भी हम पहले एक स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। MRI स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अमंग द फर्स्ट टू अप्लाई बिहेवियरल मॉडल टू द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस एंड ऑल्सो यूज द टर्म रेसिप्रोकल इनहिबिटेशन। इसका राइट आंसर हमारे पास है जोसेफ वोल्फ, दैट इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 42 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल स्टेट दैट अटेंशन इज़ अ लोअर लेवल प्रोसेस।
तो जो हमारा अर्ली सिलेक्शन मॉडल है ये हमें कहता है कि अटेंशन एक लोअर लेवल प्रोसेस है, मींस लोकस ऑफ सिलेक्शन इज़ एट द अर्ली स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। और नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 43, इन विच मॉडल स्टिमुलाई आर थॉट ऑफ एज कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंटिव और प्रिमिटिव फीचर। तो फीचर एनालिसिस हमें ये कहता है कि जितनी भी हमारी स्टिमुलाइज होती हैं दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंटिव फीचर, एलिमेंटल फीचर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44, नॉर्मन ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट अटेंशन इज़, नॉर्मन ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे ऑन लेट सिलेक्शन मॉडल ऑफ अटेंशन पे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45, द टाइम दैट सब्जेक्ट्स टेक टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई। एक टाइम जो कि सब्जेक्ट्स लेते हैं किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने में, उसको हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं। इनलिस्ट गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने जस्ट इनलिस्ट करने हैं गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट पे हमारे पास है गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल ऑफ गुड कॉन्टिन्यूशन, गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, गुड फॉर्म एंड सिमेट्री। ये हमने 6 इसके देख लिए प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्पलेट मैचिंग मॉडल एंड इट्स एप्लीकेशन। अच्छा, टेम्पलेट मैचिंग मॉडल क्या है? अज्यूम एवरी परसीव्ड ऑब्जेक्ट इज़ स्टोर्ड एज टेम्पल इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। टेम्पलेट मैचिंग ये कहता है कि जो भी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हमारी एक माइंड है या जो उसका एक टेम्पल है वो हमारे मेमोरी के अंदर ऑलरेडी स्टोर होता है, सेव होता है। इनकमिंग इन्फॉर्मेशन इज़ कम्पेयर टू दीज टेम्पलेट टू फाइंड एन एग्जैक्ट मैचिंग, फॉर एग्जांपल फेस रिकग्निशन। फॉर एग्जांपल अगर पहले हमने किसी पर्सन को देखा है बहुत टाइम पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो उसका एक टेम्पलेट या उसके एक जो फॉर्म है वो हमारे माइंड के अंदर सेव होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब हम उस पर्सन को देखेंगे तो हमें लगेगा कि इस पर्सन को मैंने पहले कहीं देखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको मैच करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे माइंड में ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना हुआ है उसके साथ हम उसको मैच करेंगे, और दिस इज़ द टेम्पलेट मैचिंग मॉडल। अब इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस, मॉडर्न एप्लीकेशन अब इन्होंने टेम्पलेट मैचिंग की क्या बताई हैं हमें? फिंगरप्रिंट मैचिंग मशीन्स, बार कोड रीडर मशीन्स, ठीक है, बार कोड रीडर मशीन्स भी होती हैं। इसका भी सेम यही है कि पहले से एक टेम्पलेट मैच होता है और दोबारा से उसको स्कैन किया जाता है उसके साथ। ATM क्रेडिट कार्ड रीडिंग मशीन, ये सब इसकी एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनलिस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, एनी 3। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसमें से आप कोई भी 3 पार्ट याद कर लें। ईयर के स्ट्रक्चर में कौन से पार्ट आते हैं? ईयर ड्रम आता है, स्टेपीज़ हैं, हैमर है, कोक्लिया है, ऑडिटरी ट्यूब है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन अटेंशन एंड ऑटोमेटिसिटी। अटेंशन को हमने डिफ़ाइन करना है। अटेंशन पे हम बहुत सारे मॉडल डिस्कस किए हैं हमने इन MCQs में, और अटेंशन की डेफिनेशन क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ अवेयरनेस ऑन सम फिनोमेना टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर स्टिमुलाई। ठीक है, ये क्या है कि हम किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं और जो दूसरी स्टिमुलाई होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। अटेंशन इज़ अ कोग्निटिव प्रोसेस दैट अलाउ अस टू चूज़ एंड कॉन्सनट्रेट ऑन रेलिवेंट स्टिमुलाई। इसका मतलब क्या है कि ये एक कोग्निटिव प्रोसेस है हमारा, कि जिसमें हम खुद से चूज़ करते हैं कि हमने किस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिसिटी क्या है? रेफर्स टू द कंट्रोल ऑफ वन इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड इवेंट्स इन वंस इमीडिएट इन्वायरमेंट, ऑफन विदाउट नॉलेज ऑफ अवेयरनेस ऑफ सच कंट्रोल। ऑटोमेटिसिटी का मतलब ये है कि एक चीज़ पे हमारी इंटरनल कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, मतलब हमने एक टास्क को इतना ज़्यादा दफ़ा रिपीट किया कि अब वो हमारे ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक पर्सन है जो फ़र्स्ट टाइम कार ड्राइविंग कर रहा है तो वो बहुत कॉन्शियसली कार ड्राइव करेगा, क्योंकि उसको ऑटोमेटिक उसके अभी रिफ्लेक्सेस उसमें नहीं बने हुए हैं कि कहाँ पे उसने ब्रेक लेनी है, कहाँ पे उसने टर्न लेना है। जबकि एक ऐसा पर्सन जो यूज़ टू हो गया इससे, वो साथ में मोबाइल भी यूज़ कर रहा होगा, साथ साथ वो बैक मिरर भी यूज़ कर रहे हैं, टर्न भी ले रहे हैं, उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि अब उसका फुली कंट्रोल आ गया उस पर। ठीक है, एक चीज़ पे फुली कंट्रोल आ जाना इज़ द ऑटोमेटिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ऑटोमेटिसिटी प्रोज एंड कॉन। अगर एक चीज़ हमारी ऑटोमेटिसिटी में आ जाती है तो इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहले हम एडवांटेजेस को देख लेते हैं। इट अलाउ अस टू परफॉर्म रूटीन एक्टिविटीज़ विदाउट मच कॉन्सनट्रेशन। अब एक चीज़ जो हमारी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस में आ जाती है उसका एडवांटेज क्या है कि हम उस चीज़ को रूटीनली बेसिस पे परफॉर्म कर लेते हैं और इसमें हमें ज़्यादा कॉन्सनट्रेट नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल जो पर्सन फर्स्ट टाइम कार ड्राइव कर रहा है उसको तो आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद भी वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा या बहुत ज़्यादा थक जाएगा। जबकि एक ऐसा पर्सन जिसकी ऑटोमेटिकली उसकी यूज़ टू हो चुका है, उसको ज़्यादा मेंटल एफर्ट की ज़रूरत नहीं है कि अगर टर्न लेना है तो उसने किस तरह से ब्रेक
ब्रेक्स लेनी है, किस तरह से उसने बैक व्यू यूज़ करना, मिरर यूज़ करना है। तो इसका एक एडवांटेज ये है कि एक चीज़ जो हमारी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस में आ जाती है उसको हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के बगैर कर सकते हैं, विदाउट कंसंट्रेशन कर सकते हैं, विदाउट टायर्डनेस कर सकते हैं। सेकेंड इसका एडवांटेज ये है प्रोसेस कंप्लीटेड देम सेल्फ विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल बाय सब्जेक्ट। इसमें प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंप्लीट भी हो जाता है और आपको कोई मेंटल एग्जॉशन भी नहीं होती, ना ही आपको फिजिकल एग्जॉशन फील होती है। इट डज़ नॉट रिक्वायर मच अटेंशन, इसमें आपको ज़्यादा कंसनट्रेट करने की, ज़्यादा फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ आपकी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस बन चुके हैं। और अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो डिसएडवांटेजेस में क्या आता है, वी मे मेक सिली मिस्टेक्स। इसमें हम कुछ पे इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस का क्या इफेक्ट होगा, और जो एफर्टफुल वाले प्रोसेस हैं उन पे, एफर्टफुल वाले पर्सनस हैं उन पे इंस्ट्रक्शंस और प्रैक्टिस का क्या इफेक्ट होगा। जो ऑटोमेटिक वाले हैं उन पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, इंस्ट्रक्शन का या प्रैक्टिस का कोई उन पे इफेक्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने चीज़ एक अच्छी तरह से लर्न कर ली है। अब वो प्रैक्टिस अगर ज़्यादा भी करते रहें तो लर्न तो वो कर चुके हैं ऑलरेडी, फर्दर और प्रैक्टिस से टास्क उससे ज़्यादा इंप्रूव तो नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम या हाईएस्ट लेवल तक तो ऑलरेडी वो इंप्रूव हो चुका है। जबकि जो एफर्टफुल वाले होंगे अगर वो इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनेंगे या वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इससे इंप्रूव हो सकती है। थर्ड, इन्होंने हाशिर एंड जेक ने हमें क्राइटेरिया बताया था टास्क इंटरफेरेंस का। जो ऑटोमेटिक वाले हैं उस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है, जबकि जो एफर्टफुल वाले हैं उसमें इंटरफेरेंस होती है। 4 पे हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो है डिप्रेशन और हाई अरोजल। जो ऑटोमेटिक वाले पर्सन हैं उन पे डिप्रेशन का या हाई अरोजल का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा क्योंकि उन्होंने तो काम करना है विदाउट मेंटल एफर्ट और विदाउट फिज़िकल एफर्ट, उनका फुली कंट्रोल है, फुली कमांड में है। जबकि जो एफर्टफुल वाले पर्सन हैं जो खुद से कोशिश करके काम कर रहे हैं और वो अगर डिप्रेशन में होंगे या हाई अरोजल उनको मिलेगा तो वो क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी। 5th हमारे पास है डेवलपमेंटल ट्रेंड। ऑटोमेटिक वाले जो हैं जब एक दफ़ा आप कोई टास्क लर्न कर लेते हैं अच्छी तरह से, एक दफ़ा जब किसी टास्क पे आप फुली कमांड ले लेते हैं तो फिर क्या होता है, एज डज नॉट मैटर। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर आपने ड्राइविंग सीख लिया एट द एज ऑफ 20 तो फिर अगर आप एट द एज ऑफ 60 पे भी चले जाएंगे तो फिर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन जो एफर्टफुल वाले हैं जो खुद से कोशिश करके कर रहे होते हैं, अभी वो ऑटोमेटिसिटी वाली स्टेज पे नहीं गए हैं, तो फिर क्या होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम या डेवलपमेंटल ट्रेंड के साथ उनकी क्या होगी, परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी। तो ये हमारे पास 5 क्राइटेरिया हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 5 क्राइटेरियाज़ फॉर ऑटोमेटिसिटी एंड एफर्टफुल प्रोसेसिंग। 5 क्राइटेरियाज़ तो ये हैं, इंटेंशनल वर्सेस इंसिडेंटल, एफर्ट और इंस्ट्रक्शन, इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिसेस, टास्क इंटरफेरेंस, डिप्रेशन एंड हायर अरोजल, डेवलपमेंटल ट्रेंड। और ये जो अंदर डिटेल हमने मेंशन किया है ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेंशन किया है कि जो ऑटोमेटिक वाले हैं उन पे इस क्राइटेरिया का क्या इफेक्ट होगा और जो एफर्टफुल लर्निंग वाले हैं उनका इस क्राइटेरिया पे क्या इफेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट लॉ ऑफ सिमिलरिटी एंड क्लोजर के बारे में हमने बताना है। गेस्टाल्ट लॉ ऑफ सिमिलरिटी क्या कहता है, स्टेट्स दैट वी परसीव एलिमेंट एज अ ग्रुप इफ़ दे आर सिमिलर इन शेप, साइज, कलर और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हेन दीज थिंग अपीयर टू बी सिमिलर टू ईच अदर वी ग्रुप देम टुगेदर। इसमें ये कहते हैं गेस्टाल्ट लॉ ऑफ सिमिलरिटी में कि ऐसे एलिमेंट जो हमें एक जैसे लग रहे हों, सिमिलर लग रहे हों, उनकी शेप्स एक जैसी लग रही हों या कलर में एक जैसे हों, हम उनको सेम कंसीडर करते हैं। जिस तरह हम देखते हैं फॉर एग्जांपल जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स हैं या जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स हैं वो हमें एक जैसे दिखते हैं, और अगर आप उनसे जाके ओपिनियन लें, उनसे जाके पूछें तो वो ये कहेंगे हमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स सब एक जैसे लगते हैं, हमें इंडियन क्रिकेटर्स सब एक जैसे लगते हैं। तो ये क्या है कि शेप, साइज़ या कलर की बेस पे क्या होता है कि हमें एक चीज़ एक जैसी लग रही होती है तो हम उस सबको एक ही ग्रुप में डाल देते हैं। हालांकि ऐसे तो नहीं है, हर एक जो क्रिकेटर है वो एक अलग से उसकी आइडेंटिटी है या अलग से उसके फीचर्स हैं। अब हम खुद से तो उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लेकिन जो सेकेंड पर्सन है वो उसमें नहीं करेगा, वो उनको एक ही उसमें ग्रुप का देगा। तो दिस इज़ गेस्टाल्ट लॉ ऑफ सिमिलरिटी। गेस्टाल्ट लॉ ऑफ क्लोजर क्या कहता है, स्टेट्स दैट पीपल विल फिल इन ब्लैंक्स टू परसीव अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट व्हेनेवर एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई पार्शली मैचेस दैट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हमें ये पता चलता है, गेस्टाल्ट लॉ ऑफ क्लोजर ये कहता है कि हम खुद से ही चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हमें कोई थोड़ा बहुत स्टिमुलाई दिया जाए, हम क्या करते हैं कि खुद से उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें एक पार्शली फिल्ड सर्कल दिखाया जाता है या हमें एक दिखाया जाता है कि सर्कल की शेप है बट वो कंप्लीट सर्कल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि अ सर्कल यूजिंग ब्रोकन लाइंस इज स्टिल परसीव्ड बाय द ब्रेन एज अ सर्कल। तो हम क्या करेंगे कि अगर सर्कल वो हमें दिखाया गया है और वो बिल्कुल एंड तक क्लोज नहीं है तो हमारा माइंड क्या करेगा, खुद से ही कह देगा कि हाँ हाँ ये सर्कल है, बस लास्ट से इसको थोड़ा सा क्लोज कर दें, इसको एंड कर दें। और अगर ये होगा कि डॉटेड लाइन में हमें दिखाया गया है वो कंप्लीट बिल्कुल एक लाइन में सर्कल नहीं है, तो हमारा ब्रेन भी उसको फिर भी ऑटोमेटिकली
एक सर्कल की फॉर्म में ही उसको परसीव करेगा। दिस इज़ गेस्टाल्ट लॉ ऑफ क्लूयर। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट PSY 504 जो कि है हमारा कोग्निटिव साइकोलॉजी। इसकी हमने मिड टर्म प्रिपरेशन इसमें डिस्कस की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, और अगर आपको फर्दर वीडियोस चाहिए, फाइनल टर्म की वीडियोस चाहिए, या आपको लेक्चर वाइज अगर आप चाह रहे हैं वीडियोस, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आई विल मेड इट अवेलेबल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care. Allah Hafiz.